दोस्तों, एजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में भारत के भूगोल में आज हमारा होगा क्लास नंबर पहला। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो भारत और विश्व का भूगोल आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, जहां से टोटल हमारे 12 से 15 वीडियो बनेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 से 15 वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी टॉपिक इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं छूटेगा। बस आप एक छोटा सा काम करना कि जो मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा उस एक्सप्लेनेशन को अपने रफ में लिख लेना और उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन बहुत जरूरी होता है। एक बार पढ़ने से चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आसान से क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन कह रहा कि लोंगोवाला जो बॉर्डर है भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य में स्थित है। तो अब ये सवाल एकदम नई क्वालिटी का सवाल है। देखिए, जो ये लोंगे वाला कहीं के लिखे रहता है तो कहीं कहीं लोंगो वाला लिखा रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह बॉर्डर पड़ता है जिसका नाम है लोंगे वाला, या कहीं कहीं लोंगो वाला भी लिखा रहता है साथी। ठीक है, अब देखिए कुछ बॉर्डर हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, जिनका लोकेशन आपको ध्यान रखना होगा। इसे आप अपने रफ में लिख लेना। जैसे बाघा बॉर्डर यह पंजाब में है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो लोंगे वाला बॉर्डर जो कि राजस्थान में पड़ता है, यह भी भारत पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। कच्छ का रंग आप जानते हैं ये गुजरात में है ही। ठीक है, यहीं पर एक रेखा पड़ता है जिसको हम लोग सर क्रीक के नाम से जानते हैं। सर क्रीक रेखा जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण भी बना हुआ है, यह हमारे गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक और पड़ता है भारत और म्यांमार के बीच में, मणिपुर में आपको मिलेगा मोरेह बॉर्डर। तो मोरेह बॉर्डर कहाँ पे है? मणिपुर में। और मोरेह से म्यांमार आप याद रखना, भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, चीन के बीच में देखा जाए तो एक दर्रा है जिसे आप लोग नाथुला दर्रा के नाम से जानते हो, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ तो एक और बॉर्डर पड़ता है जिसका नाम है दाउकी तामिबल, जो कि मेघालय में पड़ता है। यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेपाल के साथ हम लोग सनौली हमारी सीमा लगाती है साथी, जो कि सनौली कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पड़ता है। ठीक है, तो इन लोकेशन को आप एक बार याद रख लेना, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कॉपी में लिख लेंगे तो आसानी से याद हो जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा कि कालगुंडी सागर पुलिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब देखिए ये सागर पुलिन क्या होता है, तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा मुंबई का जुहू बीच, आपने सुना है ना। तो ये जो बीच होता है ना, समुद्र बीच होता है, मतलब ये समुद्र का ही एक भाग होता है। लेकिन होता क्या है कि वह थोड़ा सा ऐसा भाग होता है जहाँ पे पानी आता तो है पर कुछ समय बाद पानी वापस भी चला जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साथी बीच। जैसा कि आप लोग महाराष्ट्र में जुहू बीच, मनोरी बीच का नाम सुने होंगे। तो इसी तरह से कहा कि जो कालगुंडू सागर पुलिन है ये किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में है। तो भाई ये जो पुलिन मतलब सागर पुलिन मतलब बीच, ठीक है, तो ये गोवा में है, इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर। अब कुछ बीचेज हैं जिन्हें ध्यान रखना होगा, याद रखिएगा। जैसे गुजरात में आप देखेंगे तो दो बीच इंपॉर्टेंट है, ये तो हजीरा बीच, ये तो मांडवी बीच। देखिए मांडवी नदी आप कहोगे सर ये तो गोवा में है, पर ध्यान रखिएगा, इसी वजह से कह रहा हूँ, इसको गलत नहीं करिएगा। मांडवी बीच जो है यह गुजरात में है। ठीक है, जुहू बीच और मनोरी बीच, मनोरी बीच काफी बार पेपर में आ चुका है, यह जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। गोवा में आप देखेंगे तो कालगुंड बीच या फिर कोलवा बीच ये पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में आप देखेंगे तो करवार बीच या फिर पारामूर बीच ये पड़ता है। केरल में आप देखेंगे तो कोआलम बीच या फिर कंपड़ बीच साथी ये केरल में है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर बीच या फिर दीघा बीच, तो दीघा बीच भी काफी बार पेपर में आ चुका है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। दीघा बीच कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में उपालपुर बीच, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदीपुर बीच ये उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में ऋषिकेश बीच या फिर भी मुनीपट्टम द्वीप। बाकी मरीना बीच ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तमिलनाडु में है, इसे याद रखिएगा। एक बार कॉपी में आप नोट कर लीजिए, एक दो बार इसका रिवीजन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ से भी बहुत पहले क्वेश्चन बनता था पर अभी इसको देख लेते हैं। करा कि जो हमारी अमीनी द्वीप है और कैन्नानोर द्वीप है, इन दोनों द्वीपों को कौन सी डिग्री चैनल अलग करती है। डिग्री चैनल का मतलब साथी अक्षांश रेखा। आप जानते हैं ना, जो अक्षांश रेखा होती है भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 111 + 1 होती है, मतलब ये हमारी रेखा अक्षांश रेखा है। और अक्षांश रेखा जाहिर सी बात है, आप अगर देखेंगे भारत यहाँ पे स्थित है तो भारत से भी गुजरेगी। कह रहा कि भैया कौन से अक्षांश डिग्री चैनल है जो अमीनी द्वीप और कैन्नानौर द्वीप को अलग करती है, इन दोनों को अलग करती है। तो साथ ही याद रखिएगा जो 11 डिग्री चैनल है, ठीक है, 11 डिग्री चैनल है, यह अमीनी द्वीप और कैन्नानौर द्वीप को अलग करती है। अब देखिए आप इसको प्लीज नोट कर लेना, पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
बार बार आता है कि मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा डिग्री चैनल अलग करती है। जवाब होगा आपका 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल तो पता नहीं क्या एग्जामिनर को होता है, ये बार बार पूछते रहते हैं। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल पे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है जो कि अमीनी द्वीप और कैनानोर द्वीप को अलग करती है। अब देखिए 16 डिग्री चैनल क्या करती है। अगर आप देखेंगे साहब इंडिया को, तो इंडिया का ये जो दक्षिण भाग है इसे आप जानते हैं ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, और ये वाली एरिया ये पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। कौन से नाम? सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। अब 16 डिग्री चैनल क्या करती है, ऐसे गुजरती है और सह्याद्री पर्वत को 2 पार्ट में बांट देती है। तो साथ ही 16 डिग्री चैनल यह सह्याद्री पर्वत यानी दक्षिण भारत की पर्वत है, इसे 2 पार्ट में बांट देती है। इसके जो ऊपर का पार्ट है इसे हम उत्तरी सह्याद्री के नाम से जानते हैं, नीचे का जो पार्ट है इसे हम दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आगे चल के इस पर हम डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखेंगे हम लोग डंकन पैसेज या कहीं कहीं इसे डक्कन मार्ग भी कहा जाता है। तो यह ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। मेरे भाई इसको याद रखिएगा कि डंकन पैसेज कह दे या डंकन मार्ग कह दे तो आपको ध्यान रखना होगा ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है। कोको स्टेट की बात करेंगे तो कोको द्वीप यानी म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप यानी अंडमान निकोबार को अलग करता है। यहीं पर सेंट जॉर्ज चैनल यह लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। मेरे भाई इस पर 3 स्टार लगाइए। फिर उसके बाद ग्रांड चैनल की बात करेंगे, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया से अलग करता है ग्रांड चैनल। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा क्योंकि सवाल यहाँ से पेपर में एक बनेगा, ठीक है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला, ये आसान सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन कर्क रेखा के संबंध में सही है। तो यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे हाँ सर। जो हमारी माही नदी है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। साथी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है, गुजरात में बहती है माही नदी। करा की कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी हो जाएगा साहब, ठीक है। अब थोड़ा सा जानते हैं आप लोग कर्क रेखा कौन सी होती है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसे ही हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। और आप जानते हैं यह जो रेखा साथी, अगर मैं शॉर्टकट में अपनी इंडिया को बनाता हूँ, ठीक है, मतलब इतना गंदा भारत का मैप में बना सकता हूँ। भारतीय होकर के भारत का नक्शा तो अच्छा बनाना चाहिए था, पर मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए ऐसे। तो कर्क रेखा क्या करती है साथी, भारत के ऐसे आप जानते हैं गुजरती है, तो भारत को 2 कटिबंध में बांट देती है। कटिबंध का मतलब आप जानते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि एक जो ऊपर का एरिया, अगर भूमध्य रेखा देखा जाए तो जहां पे सूरज चमकते हैं, ज्यादा तेज रहते हैं, उसे हम उष्ण, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा रहती है तो उसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। जहां पे हल्का सा मौसम मतलब शीत का भी रहे उष्ण का भी रहे उसे हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे एकदम से शीत पड़े उसे हम शीत कटिबंध बोलते हैं। इस प्रकार से कटिबंध को बांटते हैं। आगे चल के जलवायु में इस पर चर्चा हम और करेंगे। फिलहाल में इतना समझिएगा कि कर्क रेखा भारत को 2 कटिबंध में बांटती है। शायद जो ऊपर का कटिबंध अगर आप देखेंगे उत्तर की तरफ, तो इसमें हल्की सी गर्मी होती है यानी उपोष्ण होती है, इसे हम कोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं, कोष्ण कटिबंध। जबकि इसके जो नीचे का जो एरिया होता है, आप जानते हैं भूमध्य रेखा यहाँ से नीचे से गया हुआ है 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री 4-6 मिनट पे हमारा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण से अगर आप देखेंगे तो इधर का जो एरिया होता है भारत का, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। देखिए समय कम है इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर इतना याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत को 2 कटिबंध में बांटता है। एक तो उपोष्ण कटिबंध जो ऊपर का है और उष्ण कटिबंध जो कि नीचे का पार्ट है, ठीक है। इतना समझ लीजिएगा, काम अपना बन जाएगा साहब, है ना। 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य हैं साथ, तो याद रखिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो राम को याद रखेंगे, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये दोनों भूलते रहते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। त्रिपुरा मिजोरम को याद रखिएगा, ठीक है। जैसा कि हमने आपसे बताया माही नदी जो कि कहाँ पे बहती है, गुजरात में बहती है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला, भारत का मानक समय रेखा लंदन के ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है। साथ ही आप लोग जानते हैं अगर हम थोड़ा सा ग्लोब बनाएं तो इस ग्लोब में एक जो रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आर्मोत्तर रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यह 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरता है, तो आप कहोगे सर ये ग्रीनविच से गुजरता है। कहाँ से? ग्रीनविच से।
और ग्रीनविच कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर लंदन में। इसके इधर का जो देश है उसे हम बोलते हैं साहब पूर्वी देश, और इधर का जो देश है उसे हम बोलते हैं क्या, पश्चिमी देश। ठीक है, अब जैसे ही हम आप खींचे होंगे तो ऐसे ऐसे करके 180 रेखाएं खींचे होंगे, आपने भी खींचा होगा। ठीक है, इसीलिए पूरब के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा। और इधर की रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये जो रेखा है उसको डिग्री के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो मानक समय रेखा है, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितना है, तो आप कहोगे 82.5 डिग्री है शायद। 82.5 यानी 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही ना है, यही ना है शायद। तो आप कहोगे हाँ सर यही है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे हम ग्रीनविच से आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री बढ़ने पर समय में 4 मिनट का प्लस कर लेते हैं। आप कहोगे सर ये क्या है, समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पे माने लंदन के अंदर दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐसा देश है जो कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ेगा, तो यानी इस देश में 4 के हिसाब से 40 मिनट बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे जब समय हो रहा होगा तो 12:40 हो रहा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ऐसे ऐसे, अब भारत का आप मुझे बताइएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप कहोगे सर 82 में गुणा कर दीजिए 4 का, तो 4 दूनी 8 और 4/32। ठीक है, 328 हो गया। और आधे का कितना हो जाएगा सर, 2 मिनट और हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 330 मिनट है। अब साहब 330 मिनट को आप घंटे में बदल दीजिए, 60 से कर दीजिएगा, तो आप पाएंगे 6×5 = 30, यानी 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो 5 घंटे 30 मिनट पूर्वी, मतलब पूर्वी में है, इसीलिए 5 घंटे 30 मिनट का अंतर मिलेगा। अब ऐसे ही आप किसी भी देश का निकाल सकते हैं। अगर एग्जामिनर मान लीजिए आपसे कह दे कि कोई ऐसा देश है जहां पर 1 बज रहा है, ठीक है, और वह देश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो बताइए यहाँ पे कितना बचेगा। तो आप क्या करोगे, 30 में कुछ करना नहीं है, 4 से गुणा कर दीजिएगा, 120 मिनट जोड़ दीजिएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट आगे। तो वहां पे 1 बज रहा था, यहाँ पे 2:20 होगा। समझ गए बात को, बस इतना ही करना है, 4 मिनट प्रति डिग्री आप आगे कर लेना। अगर पश्चिमी कहेगा तो वही जो है आपको घटा देना है। ठीक है, इतना ही करना होता है इसमें, इसे ध्यान रखेंगे। अब सुनिएगा, हमने आपसे चर्चा किया कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी यानी प्रयागराज मिर्जापुर के क्षेत्र से गुजरता है। अगर देखा जाए कि भारत का जो मानक समय रेखा है साथी, ठीक है, वह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपका तेलंगाना नहीं होता है, आंध्र प्रदेश होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय मानक समय रेखा कौन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से राज्य से नहीं गुजरता या गुजरता है, तो इन 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा इसे। भारतीय मानक समय रेखा लंदन की ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर समय में देखा जाए तो भारत के सुदूर पूर्व में, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे 2 घंटे का अंतर मिलता है। ठीक है, ऐसा किस लिए, तो आप मुझे बताना कि भारत का जो ये वाला पॉइंट है वो कितने डिग्री अच्छा मतलब देशांतर पर है, और भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो कितने डिग्री पर है, और देख लीजिएगा दोनों में कितने डिग्री का अंतर मिलता है। तो उतने डिग्री गुणे 4 कर दीजिएगा, तो आपको मिलेगा कि सर 120 मिनट का अंतर मिल जाता है भारत के सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम के बीच में, देशांतरों के बीच में। इस कारण से 2 घंटे का अंतर मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी देश की देशांतरी विस्तार के अधिक होने का कारण एक से अधिक मानक समय हो सकता है। अब जैसे देख लीजिए, अगर आप देखेंगे रूस को, तो रूस ऐसे फैला हुआ है, तो बहुत लंबा है। इस कारण से रूस में कई सारी मानक समय रेखा बनाए गए हैं, लगभग में जिनकी संख्या 11 है। 11 मानक समय रेखा है रूस में। ठीक है, 11 बार टाइम वहां पे चेंज होता रहता है, तो एक से अधिक मानक समय रेखा हो सकता है, इसीलिए कंफ्यूजन में मत होइएगा। देखिए साहब, ये जो क्वेश्चन 6वां है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है। जरूरी है इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर घुमाएगा तो लोग यहाँ पे घूम जाएंगे। ठीक है, पर आप नहीं घूमेंगे अगर आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो। क्या करा कि हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी की स्पेलिंग ऐसे होगी, यह भारत की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत ऐसे बना हुआ है। ठीक है, आपने देखा भारत के हिमालय पर्वत ऐसे बना हुआ है,
तो यह प्राकृतिक सीमा भी बनाती है और राजनीतिक सीमा भी, हमारे जो चीन के साथ एक राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये बात सही है। भारत की जलवायु का निर्धारण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे अभी समझाएंगे, ये बात भी सही है। शीत ऋतु में चलने वाली जो ध्रुवीय हवाएं होती हैं, इनको भारतीय भूभाग पे आने से रोकते हैं, इससे हमारे यहाँ पाला वाला नहीं पड़ता, ये बात भी सही है। यानी तीनों बातें सही है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझ लेंगे कहानी बन जाएगा। होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो साहब ये हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है, पहली बात तो प्राकृतिक सीमा कैसे बनाती है और राजनीतिक सीमा कैसे बनाती है। तो राजनीतिक सीमा आप जानते हैं, इधर से हमारा जो चीन है और ये नेपाल देश है। ठीक है, इन दोनों के लिए हमारी राजनीतिक सीमा भी ये बनाती है। प्राकृतिक सीमा तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ का जो क्षेत्र है हमारे जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे खनिज संसाधन की संभाव्यता ज्यादा है, कभी भी खुदाई होगी तो अच्छा खनिज मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात करा कि जलवायु के निर्धारण में कैसे मदद करता है। देखिए, अब आप समझिएगा, अगर आप मैप देख पा रहे होंगे, आपको याद होगा कि सब यहाँ पे पड़ता है आपका भूमध्य सागर। आपको ध्यान होगा भूमध्य सागर। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा भारत का एरिया है और वहां पे आपको मिलेगा क्या, भूमध्य सागर। ठीक है, होता क्या है कि जब ऊपर इसके अगर आप देखेंगे तो एक हवा चलती है बहुत तेजी से, इसका नाम है साथी जेट स्ट्रीम। कौन सी हवा चलती है, जेट स्ट्रीम। ठंडक के समय में जब हमारे यहाँ गेहूं बो दिया जाता है तो जेट स्ट्रीम क्या करती है, खूब तेजी से चलती है और भूमध्य सागर से नमी लेकर के आगे बढ़ती है। जैसे ही साहब जेट स्ट्रीम हमारे हिमालय पर्वत के पास पहुंचती है, हमारे हिमालय पर्वत से टकरा करके जेट स्ट्रीम हमारे यहाँ वर्षा कराने लगती है। पहला काम सोचिए, इससे आप देखेंगे तो जो हमारा जो शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु में गेहूं की फसल की सिंचाई जेट स्ट्रीम द्वारा, जो कि भूमध्य सागर से उठाया गया नमी है, हमारे यहाँ पर गेहूं की सिंचाई हो जाती है। पहला तो ये फायदा होता है, पेपर में आता भी है कि जो है गेहूं की सिंचाई के लिए ठंडक के समय में कौन सी पवन महत्वपूर्ण होती है, तो जवाब होता है जेट स्ट्रीम। इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखना। सिर्फ कहानी सुन लीजिए, पेपर में आएगा तो आप क्लिक कर लोगे पश्चिमी विक्षोभ। इस पश्चिमी विक्षोभ से हमारे यहाँ फायदा होता है। ठीक है, पहला काम तो ये। दूसरा काम, जब इस समय आप देख रहे होंगे कि जो हमारी ये मानसून पवनें चल रही हैं, ठीक है, मानसून पवनें जो ये चल रही हैं हिंद महासागर से उठ रही हैं, जब ये पवनें आप ऊपर आती हैं साथी, तो हिमालय पर्वत से टकरा करके यहाँ पे अच्छा खासा वर्षा कराती हैं। दूसरी फायदा। तीसरी फायदा आप जानते हैं कि इसके ऊपर रसिया पड़ता है, रसिया से साथियों हवाएं चलती हैं। ठीक है, शीत ऋतु में ध्रुवीय, चूंकि ऊपर देखिए अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ऊपर से पोल से हवाएं चलती हैं शीत ऋतु में, और ये हिमालय क्या करता है, इन हवाओं को रोक देता है, जिससे हमारे यहाँ पाला वगैरह नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यह शीत ऋतु में ध्रुवीय हवाओं को रोक देता है भारतीय भूभाग पर आने से। तो यही सी कारण से हिमालय साहब महत्वपूर्ण है। तीनों बातें आपके सही हैं, उम्मीद करता हूँ कुछ क्लिक हुआ होगा, इतने से अपना काम चल जाएगा। इसको पढ़ लीजिए और बातें क्या है। प्राकृतिक राजनीतिक सीमा बनाएगा, हाँ सर बनाएगा। जलवायु निर्धारित करेगा, करेगा। ध्रुवीय हवाओं को रोकेगा, रोकेगा। हिमालय वर्षा काल में मानसून हवाओं को रोक करके भारतीय भूभाग पर पर्याप्त वर्षा कराएगा। अभी मैंने आपसे बताया। अगली बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि हिमालय जो है, हिमालय में बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं, माने ग्लेशियर। ग्लेशियर माने हिम, माने जो है बर्फ, और नद माने मतलब बना रहता है, बर्फ का ही बना रहता है, इसलिए इसको हिमनद बोलते हैं। कैलाश पर्वत, अब इनके पिघलने के कारण हिमालय तंत्र की नदियां सतत वाहिनी होती हैं। आप कहोगे सर गंगा नदी क्यों नहीं सूखती है, क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। आप सभी को प्राप्त पता होगा, नहीं पता है तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, ठीक है, और सिंध नदी निकलती है, सतलुज नदी निकलती है। तो ये सारी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी मतलब वर्ष भर बहती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। तो हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं, हिमालय तंत्र में कौन कौन सी नदी है उस पर चर्चा करेंगे। एक तो आपके सिंधु नदी, दूसरी गंगा, तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्र पर आगे चर्चा होगी। ये तीनों नदियां सतत वाहिनी है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां सतत वाहिनी नहीं है। दक्षिण भारत में ग्लेशियर थोड़ी है। तो इस पॉइंट को याद रखना, पेपर में पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है। अब देखिए क्वेश्चन ये और है, जिसे समझना है। इसका जवाब भी तीनों सही है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। पर इसको समझिए, हिमालय में विविध संसाधन की संभाव्यता है, जैसे कोबाल्ट मिल सकता है, निकेल, जस्ता, तांबा। ये समझना है। पेपर में कैसे घुमा पूछेगा हमको भी नहीं पता, लेकिन इसको समझे रहेंगे तो पेपर में आसानी हो जाएगा डील करने में। ठीक है, क्लियर। दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वन संसाधन भी यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे सागवन की लकड़ी, शीशम, ओक, चंदन, मैग्नीलिया, बांस, ये सारे पेड़ आपको हिमालय तंत्र में देखने को मिलेंगे। तीसरा, जैव विविधता।
जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कमेंट करना कि भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, कितने हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा प्रजातियां, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये लोग खतरे में भी रहते हैं। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट है, कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं कि आपको कितना इसके बारे में पता है। ठीक है, देखो मैंने कहा कि हिमालय में विविध संसाधनों की संभाव्यता है, जैसे कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, ये सब पाया जाता, सही है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो उपयोगी वन संसाधन है वो भी इधर मिलते हैं, जैसे सागवान, शीशम, ओक, चंदन, मैग्नीलिया, बांस, ये सभी। जैव विविधता के विशाल भंडार भी है, ये सभी। अच्छा, ये वाला पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे अनुदैर्ध्य उत्क्रमित क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी यहाँ की जो भूमि है वो अनुदैर्ध्य उत्क्रमित है साथी। इस कारण से भारत के सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र वो हिमालय में भी है, क्योंकि यहाँ पे अनुदैर्ध्य उत्क्रमित क्षेत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। जबकि दक्षिण भारत में अनुप्रस्थ होता है। उत्तर भारत के हिमालय में आप देखेंगे तो अनुदैर्ध्य उत्क्रमित क्षेत्र होता है। हिमालय के उत्तर में हिमनदों का जमाव ज्यादा मिलता है, तो ये तो बात सही है, उत्तर में देखेंगे तो ज्यादा हिमनद मिलेगा शायद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा पेचीदा है। अब चूंकि इसमें सारे के सारे भारत के हैं, लेकिन आपको जवाब तो देना बहुत आसान सा है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो आपकी कंचनजंगा है साहिब, है ना। कंचनजंगा भारत में है कि नहीं है साहिब, तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब देख लीजिए कुछ पर्वत चोटियां हैं जिन्हें ध्यान रखना होगा। एक दो का ऊंचाई याद रख लीजिए, बाकी लोकेशन याद रखिएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी है तो 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट हमारे यहाँ नहीं है, नेपाल में है। तो भारत में अगर पूछेगा तब हम बताएंगे साहेब कौन सा, कंचनजंगा। और भारत की अगर पूछेगा तब हम बता देते हैं माउंट एवरेस्ट, पर हमारे इससे संबंध कोई नहीं है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा भारत में 8,598 मीटर, उत्तर भारत में। इसे आप ध्यान रखिएगा। जो लोथसे या फिर लोथे पर्वत है यह नेपाल तिब्बत के बीच में है। मकालू हमारे यहाँ नहीं पड़ता, नेपाल में पड़ता है, ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है। चो ये नेपाल तिब्बत में, हमारे यहाँ नहीं है। धौलागिरी याद रखिएगा, नेपाल में है, हमारे यहाँ नहीं है, ऊंचाई याद नहीं रखना है। नंगा पर्वत याद रखिएगा, ये भारत में है, तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये पड़ता है साहब 8,126 मीटर। फिर अन्नपूर्णा याद रखिएगा, ये भी नेपाल में है, ऊंचाई मत याद करना। नंदा देवी को ध्यान रखिएगा, ये भारत में पड़ता है। कामेत भारत में है। नामचा बरवा भारत में है। और गुर्धा मानता ये नेपाल में है साहब, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी त्रिशूल भारत में है, बद्रीनाथ भारत में है। जो भारत में है उसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उसकी ऊंचाई इधर का मत याद रखिएगा, सिर्फ कंचनजंगा की आपको ऊंचाई भी याद रखनी है, और नंगा पर्वत की याद रखनी है, और नंदा देवी की ऊंचाई आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब ये तो आसान सा सवाल है और दर्रे से सवाल आपके पेपर में आने हैं। कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं बना, क्योंकि राज्य का नाम ही दे दिया है, मतलब लग रहा है कि बहुत भारी मिस्टेक हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहें तो मैं बना दूं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं, क्योंकि दर्रे मुझे सब पूरे याद हैं। चलिए मैं इसको बना देता हूं। पहला जो ऑप्शन है इसको मैं बना देता हूं खारदुलांग। कौन सा, खारदुलांग के नाम से कर देता हूं, खारदुलांग दर्रा है, क्या ये सही है। दूसरा ऑप्शन मैं बना दे रहा हूं वो बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल के नाम से बना दे रहा हूं, बनिहाल दर्रा, क्या ये है। तीसरा दर्रा मैं बना दे रहा हूं सीप किला दर्रा। ठीक है, सीप की ला दर्रा, सीप किला दर्रा, क्या ये है। फिर चौथा जवाब मैं बना दे रहा हूं नीति दर्रा, नीति दर्रा। अब तो आप बता ही देंगे कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं साहब जो नीति दर्रा है यही हमारा सिर्फ है, बाकी ये खारदुलांग तो लद्दाख में है, ये बनिहाल यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, और सेब किला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नीति दर्रा ये हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा नीति दर्रा हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखवा दिया है, आप इसे अच्छे से याद कर लो, एकदम रट लो, कॉपी में नोट कर लो, एक सवाल दर्रे से आएगा साहब, है ना। लद्दाख में कौन कौन सा है, तो खारदुला दर्रा, लनकला दर्रा, छकला दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, इनिसला दर्रा, ये अगिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये सभी के सभी लद्दाख में शायद, है ना। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सीप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, यांगची दीवान दर्रा। उत्तराखंड में मानव दर्रा, थांगला दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मुलिंगला दर्रा। एक बार में किसी को नहीं याद होगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, अगला,
कह रहा है कि पांगसार दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पांगसार दर्रा, अब देखिए ये सवाल सही है कि पांगसार दर्रा कौन से राज्य में पड़ता है, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है साहिब। तो पांगसार ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नोट करेंगे इसको, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब कुछ दर्रे और इस पर चर्चा कर लिया जाए तो दर्रा हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए सिक्किम में आप जानते हैं यहाँ पे नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा, बॉम्डिला दर्रा पड़ता है, यांग्याप दर्रा, दीपू दर्रा, पांगसार दर्रा, लेक पानी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। याद एक बार में नहीं होगा, काफी में नोट करके 2-3 बार में आप इसे याद करिएगा। मणिपुर में आप देखेंगे तुजू दर्रा, महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट दर्रा, केरल में आप देखेंगे तो पाल घाट दर्रा पड़ता है। तो साहब ये दर्रे थे, आपको क्लियर करना है। अगला दर्रे से और कुछ सवाल बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। करा कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है? यानी कुलगांव से कोठी जाना हो तो कौन सा दर्रा नागना पड़ेगा? तो साहब कुलगांव से कोठी हमें पीर पंजाल दर्रा लेकर जाती है। प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। अब देखिए कुछ दर्रे हैं, इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से कौन कौन से मार्ग जाते हैं। देखिए काराकोरम आप जानते हैं ये लद्दाख में पड़ता है, चीन जाने का मार्ग हमें यहाँ से मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पीर पंजाल दर्रा आप जानते हैं ये कुलगांव से कोठी लेकर के जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये मार्ग गुजरता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। आपने देखा कि बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो हमें बनिहाल पास से होकर जाना पड़ता है। बुर्जिन दर्रा जो कि आप जानते हैं श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, अगर आपको गिलगित जाना है तो बुर्जिन दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो कि लद्दाख में है, या अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो आपको जोजिला दर्रा से होकर के जाना पड़ेगा साहिब। अगला एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के हम मंडी से लेह जाने का मार्ग पाते हैं? यानी अगर हमें मंडी से लेह जाना है तो हम कौन सा वाला दर्रा इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखिएगा साहब बाड़ा लाचला जो दर्रा है, बाड़ा लाचला जो दर्रा है वह मंडी से लेह लेकर जाता है लद्दाख में, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी यहाँ पर राइट आंसर। अब कुछ और थे जिन्हें थोड़ा सा हमने कहा याद रख लीजिएगा। सीप किला दर्रा से हम शिमला को तिब्बत से जोड़ते हैं, अगर हमें तिब्बत जाना है शिमला से तो हम सीप किला पास से होकर जाएंगे। बारालाचा मंडी से लेह को जाएंगे साइड। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान। लिपुलेख दर्रे की बात करें तो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग, यहाँ से अगर मानसरोवर से आपको कैलाश घाटी जाना है तो लिपुलेख दर्रा पकड़ लीजिए। तवांग घाटी से होते हुए अगर आपको तिब्बत जाना है तो आपको बोमडीला दर्रा पकड़ लेना साहिब। इम्फाल से तंबू और म्यांमार अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको तुजू दर्रा मणिपुर वाला पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब एक बार में नहीं याद होगा, काफी नोट करके 2-3 बार पढ़ेंगे तब याद होगा। अगला उत्तराखंड में है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? आपके पेपर में सिलेबस में घाटियां वगैरह भी है तो एक बार में उसको लपेट दिए हैं, ठीक है, एक का क्वेश्चन में बस आप रटिएगा, बस बाकी सब हम देख लेंगे। तो भैया उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, तो भाई इस प्रकार से जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का कौन सा? सी। ये वाला थोड़ा सा आप याद रखना, इसको कॉपी में नोट कर लो। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में पड़ता है। लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में पड़ता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुल्लू घाटी जो कि महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। फूलों की घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। दून की घाटी उत्तराखंड में है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। काठमांडू घाटी नेपाल में पड़ता है, महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच में। असम की घाटी असम में है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। भाई साहब नोट करके रट्टा मारना, पेपर में बन सकता है। अगला ये क्वेश्चन पेपर में शायद एक बार शिवालिक को लेकर के पूछा था, तो हमने ऐसे रख दिया इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवालिक हिमालय के बारे में सही है? देखो यार ये हो गया महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के गिरी पद में, गिरी मतलब होता है सबसे नीचे, गिरी माने पहाड़ का, पद माने पदस्थली पर, तो गिरी पद पे पाया जाता है आपका शिवालिक। तो पहली बात तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं, ये बात तो सही है, बाहर का ही है, सही है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है, बिल्कुल सही है, 10 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई जो यहाँ की पहाड़ियां पाई जाती हैं ये तकरीबन 900 से 1100 मीटर के आसपास में। यह श्रृंखला हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद से बनी है। यह क्वेश्चन 2023 के पेट में पूछा गया था, है ना, तो इसको याद रखें। यह जो कौन सी श्रृंखला? शिवालिक, हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद से बनी है, यही पूछा है 2023 के पेट में, और जवाब होगा हमारा शिवालिक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना कि कोनो मास्टर पढ़ाई नहीं किए होंगे सिर्फ 8वीं क्लास को छोड़ करके, आप देख लीजिएगा उठा करके इसको, है ना। पिछली बार भी, अभी भी, हर बार मैं कहता हूं कि बस एक बार आप ध्यान से वीडियो को देखिए,
समझिए, कॉपी में नोट करिए, डंका के चोट पर पेपर में बजा के आएंगे, पूरा गारंटी है साहब, है ना। देखो भाई, तो सही कौन सा है सर? तीनों के तीनों सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। देखो, बात करेंगे शिवालिक हिमालय, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग शिवालिक कहते हैं। ये बात सही है, सही है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के आसपास में होती है, 900 से 1100 मीटर के बीच होती है, सही है। यह श्रृंखला हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, तो ये क्या है? तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है इसको ही कहते हैं दून। तो अगर आपसे पूछे कोई कि देहरादून कहाँ पे है, तो आप कहोगे सीधे शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटी है, तब इसको दून कहते हैं। हरिद्वार, ये भी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटी है, तो इसलिए हरिद्वार। ठीक है, अब समझना, जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है साहिब, यह शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करता है। ये हो गया महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इसके बीच में पाया जाता है क्या? मेन बाउंड्री फॉल्ट। आगे चल के इस पर अभी अलग से चर्चा कर लेंगे। शिवालिक हिमालय के गिरिपद में है, ये बात तो सही है साहिब। सेनोजोइक यानी प्लायोसीन काल में यह निर्मित सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला। ये क्वेश्चन इस बार पूछेगा, क्या पूछेगा देखना, पूछेगा कि भाई मेरे कि हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है। जब आप टक से मारिएगा शिवालिक हिमालय, अगर कहेगा कौन से समय बना, तो सेनोजोइक युग या प्लायोसीन काल, टक से जवाब मारिएगा साहिब, है ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो समय से कर भी लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के दीजिए। अब देखिए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो पूछ रहा है कि भैया सतलज और काली नदी के बीच में मध्य में हिमालय को क्या कहा जाता है? सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो साहब इसको हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ये भी लगाइए स्टार, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनेगा। देखो यार, हुआ क्या ना, हिमालय तंत्र की जो है इसको कई सारी नदियां काटती फिरती रहती हैं। जैसे पहले तो एक नदी निकलती है, आप जानते हैं, यहाँ पे चेमयांगडू, सॉरी, जो बोखरचू के आसपास से, इसका नाम है साहब सिंधु नदी। ठीक है, तो भैया ये नदी आपकी कौन सी हो गई? सिंधु नदी। तो भैया ये तो हिमालय को पहले टच कर दी। अब सिंधु के बगलिया से एक और नदी निकलती है, महारानी है सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो ये क्षेत्र पड़ा ना, इस वाले हिमालय के पार्ट को अलग से कह दिया गया पंजाब हिमालय। क्या कह दिया गया? पंजाब हिमालय। तो अगर आपसे, सॉरी, पंजाब हिमालय, अगर आपसे पूछे कि ये नदी कौन सी है? सतलज, कि भैया सिंधु और सतलज के बीच की जो नदी है इसे क्या कहेंगे? तो जवाब होता आपका पंजाब हिमालय। अब चलिए, सतलज तो बह रही थी, एक नदी और आ गई, यहीं से निकलती है, ये भी शाहजादी, और ये इनका नाम है काली नदी। तो सतलज और काली के बीच में जो ये पड़ा, इसको क्या कह दिया गया? तो इसको बोल दिया गया सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। ठीक है, चलो ये भी सही है, कुमायूं हिमालय जो आपका जवाब है। अब सुनिएगा, एक नदी और बगल से निकली, शायद तिस्ता नदी, यही काली नदी के बगल से निकली है तिस्ता। आगे चल के आप तिस्ता आगे पड़ जाएंगे, तो ये तिस्ता नदी, हमारे यहाँ तो आप सिक्किम होकर के जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तिस्ता नदी, तो तिस्ता नदी के बीच की एरिया काली और तिस्ता, ये काली थी, ये तिस्ता, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो जो है नेपाल हिमालय पड़ गया। इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। देखिएगा, इसको नेपाल हिमालय। इसके बाद एक नदी और आप पाते होंगे, दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे जो आगे करके आता है। अब तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का एरिया असम हिमालय के नाम से जाना गया, असम हिमालय। तो इस तरह से हिमालय के 4 पार्ट हैं, इनके बारे में हमने लिख दिया है, आप तनाव मत लीजिए। ऐसे आपसे पूछेगा कि भैया मेरे सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय का नाम, तो बता देना पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच, तो आप बता देना कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच, तो बता देना नेपाल। तिस्ता और दिहांग, दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं, दिहांग हमारे अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, तो जवाब होगा आपका असम हिमालय। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। देखिए साहब, मेघालय के पठार, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, इसे आप लोग शिलांग का पठार भी आप बोलते हो, ये और बांग्लादेश, करा की कौन अलग करता है? ये दोनों लोग कैसे अलग होते हैं? तो एक भ्रंश इन दोनों के बीच में पाया जाता है, डार्की भ्रंश। क्योंकि आप जानते हैं साथियों, इसे हम कार्बी आंगलांग का पठार बोलते हैं। देखना जरा, कार्बी आंगलांग, कार्बी आंगलांग का पठार, ठीक है, का पठार, या आप मेघालय का पठार कहिए, मेघालय का पठार। ये दोनों पठार, ये जो पठार है साथी, या जो हमारा प्रायद्वीप भारत है उसी का पार्ट है, प्रायद्वीप भारत का पार्ट होता है। और यह जो है बांग्लादेश से एक भ्रंश से अलग होता है, जिसका नाम है डार्की भ्रंश। इसे आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है यहाँ मेघालय का पठार की जगह दे दे कार्बी आंगलांग का पठार, तो घबराना नहीं है, बात वही है। ठीक है साहब, अब सुनिए,
कुछ भ्रंश हमने लिख दिया है, आप इसको रट लेना। जैसे इंडो सांको स्ट्रक्चर जोन, ठीक है, ये महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती है। हिमालय फॉल्ट हिमालयन फ्रंट फॉल्ट यह शिवालिक को उत्तर भारत के मैदान से अलग करती है। कंफ्यूज नहीं है ना, शिवालिक को उत्तरी भारतीय मैदान से सेपरेट कर रही है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यह अरावली पर्वत श्रेणी को विंध्यन से अलग करती है। डार्की भ्रंश मेघालय के पठार को बांग्लादेश से अलग करती है। तो एक बार इसे नोट कर लेना साहिब, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नागालैंड में स्थित है? कौन सा पर्वत? तो सारामती पहाड़ी है, हमारी नागालैंड में पड़ती है। सही जवाब हो जाएगा आपका बी इस प्रश्न में राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम मिसमी पहाड़ी की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है और कड़ाफा बूम इसकी सबसे ऊंची चोटी। आपसे पूछेगा कड़ाफा बूम कहाँ है तो आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पटकाई बूम ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में। नागा की पहाड़ियां नागा हिल्स के नाम से जानी जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है और ये दोनों कहाँ पड़ती है? नागालैंड में। बरेल की पहाड़ियां नागालैंड और असम के सीमा पर हैं। पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां जैसे लोकटक झील में ही लोकटक झील पाई जाती हैं, माने पूर्वी जो मणिपुर की पहाड़ियां हैं उन्हीं में ही लोकटक झील है मणिपुर में। लेमाटोल की पहाड़ी भी आपके मणिपुर में है। मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में है और यहीं पर पाया जाता है ब्लू माउंटेन जो कि मिजो पहाड़ियां का हिस्सा है। तो पूछता है कि ब्लू माउंटेन जो है वो कहाँ पे है, तो साफ जवाब होगा मिजोरम में। मिजो की पहाड़ियां भी आपका मिजोरम में है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला, करा की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत के पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग में 1600 किलोमीटर है, ये बात सही है। भारत के पश्चिमी घाट भ्रंतोस्त पर्वत का एग्जाम्पल है, ये बात भी सही है। आप दोनों बताइएगा सही। यहाँ पे याद रखिएगा कि यह भ्रंतोस्त पर्वत है और हिमालय पर्वत क्या है? नवीन वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत है और साथ ही यह भ्रंतोस्त पर्वत है। भ्रंतोस्त पर्वत वलित पर्वत के अंतर का, जैसे कोनो भूखंड है, मान लीजिए कोनो भूखंड है और नीचे ऐसे दब गया है तो इसे भ्रंतोस्त पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या उभार हो गया तभी भी हम भ्रंतोस्त पर्वत ही कहते हैं साहब। ठीक है, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट ताप्ती नदी, जो आपकी ताप्ती नदी है वहां से लेकर के, आप जानते हैं ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है, आगे चल के हम चर्चा करेंगे। वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक तकरीबन 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1200 मीटर तक की ऊंची पर्वत आपको मिलेगा। कहते हैं कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीप भारत का एक भ्रंश कगार है। ठीक है, जैसे जो प्रायद्वीप भारत कटा था आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इसी का ये भ्रंश कगार बस है ऑस्ट्रेलिया से निकल करके। आप जानते हैं यहाँ पे मेरा घासकर है और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है शायद। ठीक है, तो इसी ऑस्ट्रेलिया से हमारा यहाँ से इंडिया निकल करके भारतीय प्रायद्वीप आगे आया। तो समय कम है, लेकिन जब आप उच्च लेवल की तैयारी करेंगे या लेखपाल बीडीओ या बीईओ साहब की तैयारी करेंगे तो हम वहां पे आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आप और अच्छे समझ पाएंगे कि भारत कैसे निकला, प्रायद्वीप भारत कैसे बना। पर अभी पेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पर आप इतना याद रखिएगा कि यह भ्रंश कगार है, इतना ही, और भ्रंतोस्त पर्वत है ये। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। आपने देखा 16 डिग्री चैनल हमारा जो ये पश्चिमी घाट, इसे दो पार्ट में बांटा, उत्तर का उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण का दक्षिणी सह्याद्री। साहब ये सब हमने आपको ऊपर बढ़ाया। अगला 20 क्वेश्चन है, 19वां सवाल है, कौन सा कथन साहब सही है? उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट लावा से बना है। बेसाल्ट लावा का मतलब वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो वहां पे काली मिट्टी पाई जाएगी। और बेसाल्ट का मतलब ही हो गया कि ज्वालामुखी निर्मित है, तभी तो बेसाल्ट चट्टाने बनती हैं, ज्वालामुखी से ही बनती हैं। यहाँ की चट्टाने कैसी होंगी? तो आप कहोगे सर आग्नेय चट्टाने होंगी। ठीक है, इसी में आप देखेंगे तो उत्तरी सह्याद्री में आपको काल सुबोई, यानी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है काल सुबोई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, ये भी सही है। कुद्रेमुख आप देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझिए साहिब, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 16 डिग्री चैनल यह उत्तरी सह्याद्री को डिवाइड करता है और दक्षिण सह्याद्री में बांटता है, सह्याद्री को दो भाग में बांटता है। उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट लावा से बना है, जबकि पूर्वी भाग नीचा होता हुआ पठारी है। काल सुबोई महाराष्ट्र में है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। महाबालेश्वर भी महाराष्ट्र में स्थित है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। ये नदी तंत्र में और पढ़ाएंगे। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा जो कि मुंबई, नागपुर, कोलकाता से रेल मार्ग देता है। दूसरा भोरघाट दर्रा, ये मुंबई, पुणे और बेलगांव के लिए और चेन्नई
यहाँ के लिए रेल मार्ग देता है। तो थार घाट भोर घाट ये उत्तरी सह्याद्री में है, महाराष्ट्र में। दक्षिणी सह्याद्री में आप देखेंगे तो दक्षिणी सह्याद्री जो है वो ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई है, जहां उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट से बनी हुई है, दक्षिणी सह्याद्री ग्रेनाइट और नीस से बना है। अब इसको घुमा फिरा के पूछेगा भाई, संभाल लेना पेपर में, ठीक है। कुद्रेमुख जो है वो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणियों के मध्य पालघाट दर्रा पाया जाता है। तो थालघाट भोर घाट ऊपर है और पालघाट जो है वो दक्षिणी सह्याद्री में, जहां से कालीकट, त्रिचूल, कोयम्बटूर और इरोड के लिए रेल और सड़क मार्ग जाएगा। पालघाट दर्रा कहाँ पे पड़ता है साहब? केरल में स्थित है, ध्यान रखना। आज का साथियों आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा। देखना जरा, कहा कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलान बिंदु यानी जंक्शन पॉइंट कहते हैं? तो आप जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों को हम कहते हैं साहब, है ना। तो इस प्रकार से सही हो जाएगा आपका पहला। अब देखिए दो पहाड़ियां और यहाँ समझ के पहाड़ियां खत्म करते हैं। एक तो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां, तो पहली बात तो ये किस राज्य में विस्तृत है? 3 राज्य का नाम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, याद रखिएगा। इसे हम पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये क्या है सर? ये हो गया आपका पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नीलगिरी पहाड़ियां, जहां पूर्वी घाट मिलती है और पश्चिमी घाट मिलती है। इसीलिए हम इसको जंक्शन बिंदु कहते हैं। जंक्शन माने जहां पे आकर के सारी चीजें मिलती हैं। दोदा बेट्टा आप देखेंगे तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सह्याद्री पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पर्यटन स्थल आप देखेंगे उटक मंडल या ऊंटी, ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में ही पड़ती है, तो लोग जाते हैं घूमने ऊंटी, ठीक है। अब तो दक्षिण भारत में जाने से डर लगेगा क्योंकि हिंदी हमको तमिल नहीं आता भाई। यह पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। अनाईमुडी अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है तथा प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, अनाईमुडी प्रायद्वीप भारत की यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है साहिब, है ना। याद रखिएगा, भूलिएगा मत इस पॉइंट को, ठीक है। और अन्नामलाई, ये अन्नामलाई पर्वत चोटी में है। अन्नामलाई पहाड़ी के पूर्व में आप देखेंगे तो पलानी की पहाड़ियां मिलेगा और यहीं पर एक हिल स्टेशन है कोडाइकनाल, इसे याद रखिएगा। अन्नामलाई के दक्षिण में केरल में इलायची और कार्डेमम की पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है। सेनकोट गैप, ये कार्डेमम की पहाड़ी में मिलता है, ये पेपर में आता है। सेनकोट गैप कहाँ है? तो दक्षिण भारत में है, कार्डेमम की पहाड़ी में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कार्डेमम की पहाड़ियां। उम्मीद करता हूँ ये क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। कल के सेशन में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र की बात करेंगे, नदी झीलें से भी जो क्वेश्चन बनेंगे देखा जाएगा। तब तक ले जा दीजिए, वंदे मातरम, जय।